नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और इस लाइव शो में क्योंकि हमारे साथ श्री संदीप जोशी जी मौजूद हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि बात होगी क्रिकेट की। दिग्गज क्रिकेटर है, कोच है, क्रिकेट समीक्षक है, राजनीतिक समीक्षक भी हैं और क्रिकेट के साथ राजनीति को जिस तरह से समावेश करके ये आप सभी के सामने पेश करते हैं, बात करते हैं, उससे आप काफी कुछ सीखते भी हैं, समझते भी हैं। हमारा ज्ञान तो निश्चित तौर पर बढ़ता ही है सर के रहने से। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वात्सल्य जी और सब देखने सुनने वालों को नमस्कार। तो बात करेंगे मुंबई टेस्ट मैच की जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। तीसरा टेस्ट मैच है और बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है ये मैच। सिर्फ 2 दिन का खेल हुआ है। पहला सवाल पूछेंगे सर से, लेकिन उसके पहले मैं आपको अभी तक का मैच का हाल जो थोड़ा सा है वो बता देता हूं संक्षेप में। न्यूजीलैंड ने कल टॉस जीता था। दिवाली के अगले दिन ही ये मैच की शुरुआत हुई मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। बहुत खूबसूरत स्टेडियम है। 1000 दिन के बाद वहां टेस्ट मैच ये खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने दोबारा टॉस जीता। पुणे में भी जीता था, मुंबई में भी जीता। किस्मत शायद टॉस के मामले पर अच्छी है उनके कप्तान की। 235 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए। भारतीय गेंदबाजों ने एक अच्छा प्रदर्शन किया। जडेजा ने 5 विकेट लिए, 4 विकेट सुंदर ने लिए, वॉशिंगटन सुंदर ने। और ऐसा लगा कि एक अच्छे स्कोर पर रोक दिया है। भारत ने अच्छी पिच थी बैटिंग के लिए पहले दिन। भारतीय टीम जब बल्लेबाजी के लिए आई तो हमने बात की थी कल देर रात संदीप सर से, और उस समय हमने बताया था कि 86 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे भारत ने। आखिरी के 8 रन जोड़े भारत ने और 3 विकेट गंवा दिए थे। 76 रन पर उस समय तक 1 विकेट गिरा था भारत का। लेकिन आखिरी 7 गेंदों में, 8 गेंदों में खेल एक तरीके से बदल गया। लेकिन आज जब शुरुआत हुई 86 पर 1 विकेट के स्कोर से, तो बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया शुभमन गिल ने। उन्हें 45 रन के स्कोर पर जीवन दान मिला। दूसरी तरफ से ऋषभ पंत बरस रहे थे, उन्हें भी 53 रन पर एक जीवन दान मिला। हालांकि गिल ने फायदा उठाया उस जीवन दान का। ऋषभ पंत ज्यादा जीवन दान का फायदा नहीं उठा पाए। ऋषभ पंत ने 60 रन बनाए, गिल ने 90 रन बनाए और भारतीय टीम 263 रन तक पहुंचने में कामयाब रही। हालांकि एक समय माना जा रहा था जब ये जोड़ी क्रीज पर जमी हुई थी कि 300 के पार जा सकते हैं। 28 रन की भारत को बढ़त मिली। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में उम्मीद थी कि दम तो जरूर दिखाएंगे क्योंकि उनके पास भारत को व्हाइट वॉश करने का मौका है, और वही हुआ। और उनके बल्लेबाजों ने दम दिखाया, दम से खड़े रहे। विलियम खासतौर पर जिन्होंने 71 रन पहली पारी में बनाए थे, दूसरी पारी में भी 51 रन बना के गए। ग्लेन फिलिप्स ने आते ही कुछ बड़े शॉट खेले, कम गेंदें खेली, ज्यादा रन बनाए, भारतीय गेंदबाजों को परेशान करके गए। और न्यूजीलैंड की कुल बढ़त 143 रन की हो चुकी है। और भारत के लिए थोड़ा सरदर्द होगा क्योंकि 163 शायद एक स्कोर है जो चेज किया गया है सक्सेसफुल वानखेड़े स्टेडियम में। भारत ने पहली पारी में जैसा मैंने बताया 263 रन बनाए, 28 रन की बढ़त मिली। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी समेटने में 4 विकेट लिए हैं जडेजा ने और 3 विकेट अश्विन ने, जिन्हें पहली पारी में कोई विकेट नहीं मिला था। बहुत खराब सीरीज आर अश्विन के स्टैंडर्ड से ये जा रही है, लेकिन दूसरी पारी में वो दम दिखाते हुए नजर आए। एक अच्छा कैच पकड़ा, 3 विकेट भी लिए, जिसमें रचिन रविंद्र का विकेट शामिल है, जिन्हें न्यूजीलैंड का एक प्रमुख बल्लेबाज माना जाता है। शुभमन गिल की तारीफ होनी चाहिए आज। और बात करेंगे संदीप सर से भी। 90 रन बनाए, सेंचुरी चूक गए, लेकिन भारत जिस स्थिति में आज यहां खड़ा है, साख बचाने की बात है जो हम सवाल पूछने जा रहे हैं, वो स्थिति तक लाने में शुभमन गिल का बहुत बड़ा रोल है। ऋषभ पंत जो कि चैंपियन बल्लेबाज है, पुणे में नहीं खेल पाए थे तो भारतीय टीम भी नहीं खेल पाई, यहां चले हैं तो एक उम्मीद इन्होंने जगा दी है। और वॉशिंगटन सुंदर जो गेंद से भी कमाल कर रहे हैं, बल्ले से भी इन्होंने कमाल किया। सिर्फ 36 गेंद में 38 रन बनाए। और जो भारत को इंपॉर्टेंट 28 रन की बढ़त मिली, उसमें कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा रोल है और इनकी वजह से ही भारत वो 28 रन की इंपॉर्टेंट बढ़त ले पाया जो अभी लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे बात करेंगे संदीप सर से। सर, बड़ी बड़ी दिलचस्प स्थिति में ये टेस्ट मैच है भारतीय टीम के, क्योंकि हम समर्थक हैं इसलिए चाहते हैं भारत जीते। अदरवाइज जो देखने वाले हैं उनको बड़ा मजा आ रहा है। टेस्ट मैच बहुत ही बैलेंसिंग स्थिति में, कोई भी टीम यहां से जीत सकती है। बिल्कुल, यही टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि पल पल में बदलता रहता है। और जैसे मैं टेस्ट क्रिकेट को बहुत बार अक्सर देखता हूं कि जीवन से जोड़कर ही देखा जाता है टेस्ट क्रिकेट को। अब से नहीं, ये 200 300 400 साल पहले से जब से भी क्रिकेट चालू हुआ होगा, तब से इसको जीवन से जुड़ा खेल माना जाता है।
इसलिए इसमें 3 चीजें जो मैं महत्वपूर्ण देखता हूं, वो है धैर्य, सहनशीलता और सद्भाव। अब इनको अपन क्रिकेट के तरीके से कैसे देखें? देखिए, धैर्य बल्लेबाजी के लिए भी चाहिए और गेंदबाजी के लिए भी। यानी कि बल्लेबाज को सही गेंद चुनने का, सही पिच पर चुनने के लिए धैर्य चाहिए। वहीं गेंदबाज को सही लगन और लय में आने के लिए, एक जगह लगातार टप्पा गेंद का करते रहने के लिए भी धैर्य चाहिए। वही सहनशीलता भी चाहिए, ताकि ताकि खेल को अपन अपन शॉट लगाने की जो चुनाव करना है, उसके लिए अपनी साफ समझ रहे और गेंद को सही टप्पे पे लगातार बार बार डालना। और सद्भाव इसलिए कि अपने को साझेदारियों की जरूरत है। अपन को बल्लेबाजी में भी साझेदारियां चाहिए और गेंद से भी दोनों छोर से लगातार आक्रमण करते हुए गेंदबाजों को एक जगह लय से गेंद करनी चाहिए। इसलिए टेस्ट क्रिकेट और यही सब चीजें जीवन के लिए भी जरूरी है, धैर्य, सहनशीलता और सद्भाव। तो इसी को देखते हुए टेस्ट क्रिकेट पल पल बदलता है, सेशन दर सेशन बदलता है। तो उसको भांप कर, समझ कर, विश्वास रखकर अपने आप पर, अपने ईश्वर पर खेलते जाना चाहिए। अब जो स्थिति अब तक की है, वो बहुत नाजुक स्थिति है इस टेस्ट मैच की, और माना जाता है कि जो तीसरा दिन है वो 5 दिन के टेस्ट मैच के लिए अक्सर निर्णायक होता है। तो अभी 143 रन जो जो न्यूजीलैंड ने बना लिए हैं, वो देखना पड़ेगा कि वो भारतीय टीम ये रन पा सकती है कि नहीं, वो कल। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी जो है वो इतनी योग्यता रखती है, इतनी सक्षम है और इतनी लगन से खेलना जानती है, जो उनका इतिहास हम सबके लिए गवाह है। तो अपने लिए ये मुश्किल नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जो पिच खेल रहा है और जिस लगन से न्यूजीलैंड के गेंदबाज भी गेंदबाजी करते रहे हैं, अपने को ये तीनों चीजें जो टेस्ट मैच के लिए और जीवन के लिए भी जरूरी हैं, धैर्य, सहनशीलता और सद्भाव, कल रखना पड़ेगा। तभी अपन ये तीसरा टेस्ट बचाकर जीत सकते हैं। जी जी, मैंने इस मैच में देखा कि कई उतार चढ़ाव हैं। भारत ने टॉस गंवा दिया और लगातार मुझे लग रहा है कि टॉस के मोर्चे पर भी रोहित शर्मा जो अनलकी साबित हुए हैं। जब उन्हें टॉस हारना था बेंगलुरु में, तो वो टॉस जीत गए और उन्होंने बैटिंग चुन ली। दूसरे मैच में पुणे में जब उनको टॉस जीतना चाहिए था, शायद बैटिंग करते पहले, तो मैच का रिजल्ट शायद कुछ और आता पहले बैटिंग करने के लिहाज से। यहां पर भी वो टॉस हार गए, क्योंकि अगर टॉस जीतते तो उनके मन में कोई डाउट नहीं होता, वो पहले बैटिंग करते। तो एक तो कुछ ना कुछ किस्मत साथ दे रही है न्यूजीलैंड का, लेकिन इस बार भारत ने कुछ दिलेरी दिखाई है। बॉलर्स ने भी दिलेरी दिखाई है, टीम मैनेजमेंट ने भी दिलेरी दिखाई है। जिस तरीके से चेंजेस हुए हैं, जब बुमराह नहीं खेल रहे थे तो सिराज को लाया गया, हालांकि सिराज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बॉलर्स ने कहा कि हम जिम्मेदारी लेंगे। अश्विन, विकेट नहीं मिल रहे थे लेकिन फिर भी वो ट्राई करते हुए नजर आए। और बैट्समैन रोहित और विराट जब फेल हो गए, स्कोर कार्ड में उनके नाम पर ज्यादा रन नहीं है, बहुत आसानी से वो आउट हो गए। इस मैच में भी 18 और 4 रन बनाए, लेकिन बाकी प्लेयर्स, सरफराज जरूर यकीनन उनको अफसोस होगा, 8वें नंबर पर उनको भेजा गया, थोड़ा नीचे था उनका ऑर्डर, जहां वो खेलना चाहते होंगे वो जगह नहीं थी, लेकिन घरेलू मैदान है उनका। और जो प्लेयर्स खेले, खासतौर पर वॉशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत और शुभमन गिल, उनकी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने भारत को मैच के अंदर बना दिया है। और पहली बार इस पूरी सीरीज में हमने देखा कि पहली इनिंग के आधार पर टीम इंडिया को बढ़त मिली। भले ही वो 28 रन की बढ़त थी, लेकिन उसने आपको एक साइकोलॉजिकल, मुझे लगता है, बूस्ट दिया है कि हम आगे न्यूजीलैंड से जा सकते हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है, तो एक पॉजिटिव साइन लेकर टीम इंडिया शायद आज बाहर गई होगी। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज अच्छी नींद किसको आएगी, भारतीय प्लेयर्स को या न्यूजीलैंड टीम को? देखिए, अच्छी नींद तो उसी को आती है जिसने अपना दिन भर मेहनत करके गुजारा हो। तो इसलिए उसका कोई लेना देना ही नहीं कि शाम के बाद आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन शाम के बाद अगर शरीर थका नहीं है तो नींद नहीं आएगी। तो
आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, किस्मत का। किस्मत जो है उसी को देखने और टैकल करने के लिए ये 5 दिन का टेस्ट क्रिकेट है कि किस्मत तो आपको पल पल में देखनी है, लेकिन किस्मत के भरोसे आपका खेल 5 दिन नहीं चलना। 5 दिन तो आपका खेल चलना है आपके मन, लगन, मेहनत के ही सहारे। इसलिए अपने को टॉस कौन जीता कौन हारा, ये तो अपन टॉस जीत कर भी बेंगलोर टेस्ट हारे थे, और उसके बाद टॉस हार कर भी अपन हारे ही थे पूना टेस्ट भी। तो इसलिए टॉस का और किस्मत का उतना ही रोल रहता है कि पहले किसको मौका मिले, लेकिन मौका तो वही जो शूरवीर होता है, मौका वही अपने हाथ में लेता है अपनी मेहनत से। तो किस्मत तो सभी की रहती है, किस्मत से कोई दिक्कत नहीं, किस्मत से कोई लड़ भी नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद अपन जो अपना काम है वो अपन अपने लगन लय से, श्रद्धा से करते रह सकते हैं। इसलिए किस्मत को अपन इसमें ज्यादा न जोड़ते हुए ये कहें कि दोनों ही टीमें इतने थकान के बाद, इतनी भरी मुंबई की उमस और गर्मी के बाद नींद तो दोनों ही टीमों को अच्छी आएगी, लेकिन सुबह होगी जब और 1-2 रन के अंदर अपन ने इनको आउट कर लिया और 150 से नीचे का लक्ष्य अपने पास रहेगा, तो एक मन में थोड़ी तसल्ली रहेगी कि 150 रन चौथे और 5वें दिन के 2 दिन के खेल में अपन किसी न किसी तरह अपनी अपनी क्षमता पर, अपनी योग्यता पर भरोसा रखते हुए, सही शॉट का चयन करते हुए अपन ये रन बना सकते हैं। और अपन तो, जैसा मैं आपको पहले भी कहता रहा हूं, कि अपन तो अनादि आशावादी हैं, तो इसलिए अपने मन में कोई शंका नहीं कि भारत को 149 रन भी बनाने होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साझेदारियां सबसे जरूरी है। 10 रन, 20 रन, 30 रन के जो भी बल्लेबाजी करने आए उसको साझेदारियां जरूरी हैं। एक चीज जो मुझे इसमें लगती है कि अपने को जो एक मुख्य कारण था वॉशिंगटन सुंदर को पुणे में खिलाने के लिए कि उनकी बल्लेबाजी से भारतीय बल्लेबाजी लंबी हो, तो मैं ये एक चीज देखता हूं कि वॉशिंगटन सुंदर को एजाज पटेल को टैकल करने के लिए अगर ऊपर बल्लेबाजी करने भेजा जाए तो और उनमें भी वो आत्मविश्वास दिया जाए कि तू मुख्य तौर पर बल्लेबाज भी है टीम का, तो तू अपनी पारी को अपनी धैर्य और सहनशीलता और फिर शॉट सिलेक्शन से खेल और अपनी साझेदारियां बने और अपन बना लेंगे रन, कोई चिंता की बात नहीं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। वॉशिंगटन सुंदर के बारे में ये बताया जाता है कि वॉशिंगटन सुंदर, आर अश्विन भी पहले बल्लेबाज बनना चाहते थे, महान सचिन तेंदुलकर गेंदबाज बनना चाहते थे, आर अश्विन बल्लेबाज बनना चाहते थे, वॉशिंगटन सुंदर भी बल्लेबाज ही बनना चाहते थे, और लेकिन उनके अंदर खूबी देखी गई, ऑफ स्पिनर उनको बनाया गया, लेकिन बैटिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। इनके पिताजी किस्मत की बात है जी, इनके पिताजी ने इनका नाम वॉशिंगटन रखा इसलिए क्योंकि उनके फादर भी क्रिकेट खेलते थे और रणजी के वो प्रोबेबल्स में गए, फाइनल 11 नहीं खेल पाए, लेकिन जो व्यक्ति इनको सपोर्ट करते थे, इनके फादर को बैट देते थे, इनकी फीस देते थे, उनका नाम वॉशिंगटन था। उसी नाम पर इन्होंने वॉशिंगटन सुंदर नाम रखा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जैसे न्यूजीलैंड टीम के बारे में ये कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड भारत आकर इतना अच्छा कर देगी, ये उम्मीद नहीं थी। इसी तरह वॉशिंगटन सुंदर को जब पूना में लिया गया, कुलदीप यादव को बाहर बैठाया गया, तो लोगों ने बड़ा सवाल उठाया कि आखिर इस प्लेयर को खिलाने का मकसद क्या है, टीम मैनेजमेंट चाहता क्या है। और जो इस सीरीज में हम देख रहे हैं, किसी और फैसले पर टीम मैनेजमेंट की आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने पर नहीं कर सकते। और जो बात आपने कही है वो बड़ी अच्छी है, क्योंकि लोगों का ये कहना है, जो मैच लगातार उन्होंने बॉल टू बॉल देखा है, उनका ये कहना है कि जिस लय में खेल रहे थे शुभमन गिल, जिस लय में खेल रहे थे ऋषभ पंत,
उसी लय में अगर कोई तीसरा बल्लेबाज भारत का खेला है मुंबई में वानखेड़े में, तो वो वॉशिंगटन सुंदर है। तो मैं आपसे थोड़ा और इनके बारे में सुनना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि हमारे देखने वाले भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर है, कमाल कर रहा है, लेकिन बात कम हो रही है इसके बारे में। नहीं नहीं, बात बिल्कुल खूब हो रही है उन पर। बात बात की कोई दिक्कत नहीं, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये भी सही है बात को कि उनको जो अम, विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो बल्लेबाजी में संशय दिख रहा है, और उनको खुद को दोनों को दिख रहा है, उसके कारण ही इन्होंने एक गेंदबाज, प्योर गेंदबाज को, मुख्य गेंदबाज की जगह इन्होंने एक ऐसा स्पिन बॉलर लिया जो बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी करता है। यानी कि बल्लेबाजी की स्ट्रेंथ और लंबाई बढ़ाई है, ताकि जो फॉर्म में बल्लेबाज नहीं है उनको छुपाया जा सके। तो इसका ये बिल्कुल सही है। अब जो मैंने बात जो बोली वो ये कि उनका इस्तेमाल और अच्छा होगा, कि बजाय वो टेलेंडरों के साथ बैटिंग करें, 8वें 9वें 10वें बल्लेबाज के साथ, उनको ये मौका देना चाहिए कि वो 4 5 6 बल्लेबाजों के साथ भी बल्लेबाजी करें, ताकि जो साझेदारियां बनने की जरूरत है, अपने 150 रन बनाने, कल बनाने की जो जरूरत पड़ सकती है, उसमें बाएं हाथ के बल्लेबाज को, बाएं हाथ के एजाज पटेल को झेलने के लिए उसमें एक स्ट्रेटेजिकली योग्यता है। तो इसलिए उनकी कोई कम तारीफ नहीं हो रही है, उनके खेल की भरसक तारीफ हो रही है। लेकिन दिक्कत यही है कि उनसे थोड़ा अच्छा गेंदबाज अश्विन भारतीय टीम में खेल रहा है अभी। तो इसलिए ऐसा कुछ मानने की जरूरत नहीं है, दोहरे रोल के लिए वॉशिंगटन को रखा है, और वॉशिंगटन कल बिल्कुल उनको जमकर खेलना चाहिए, और अपन खेलेंगे, इसमें भी कोई मुझे दो राय नहीं। आपने बात करी पंत की और शुभमन गिल की। शुभमन गिल की देखिए, ये दोनों युवा बल्लेबाज हैं, और इनके पीछे कोई 130-40 करोड़ लोगों, भारतीयों का बोझ नहीं है। ये अभी उस शिखर पर नहीं पहुंचे हैं बल्लेबाजी के कि उनके मन में शंकाएं पैदा हो जाएं। तो इसलिए वो अभी भी खुलकर खेल सकते हैं, और ये उस पीढ़ी के खिलाड़ी हैं जब 20 क्रिकेट अपने चरमोत्कर्ष पर है। यानी कि इनको अगर बोला जाए कि कल का टेस्ट अपने को 2 दिन खेलकर ड्रॉ कराना है, अगर उनके सामने ये लक्ष्य रखा जाए, तो वो उसके लायक नहीं है, उनको क्षमता नहीं है उनमें। लेकिन उनमें ये क्षमता जरूर है कि 20 ओवर में 150 रन बनाने हैं तो वो बना लेंगे। तो ये क्षमताओं का जो अभी अभी अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का खेल चल रहा है, उसमें ये दोनों बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं दोनों। शुभमन गिल कल बहुत अच्छा खेले, एक कैच जबकि उनका छूटा, लेकिन वही है कि 90 रन बनाने में सही शॉट का चयन वो सबसे महत्वपूर्ण होना है। और एक मैं बात इस पिच के बारे में भी कहना चाहूंगा, सिर्फ इस पिच पर के बारे में नहीं, ऐसे जो पिच स्पिन लेते हैं और स्पिन गेंदबाजों को मदद करते हैं, वहां गेंदबाजी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि किस गति से स्पिनर गेंद कर रहा है, और वो सही गति को भांपने में एक महान गेंदबाज होगा, वही उस पिच की गति को, हर पिच की गति को, और पिच की गति आप ये मानिए कि हर सेशन में बदलती है, धूप, हवा, पानी, छांव, सबसे बदलती रहती है। उस पेस को 1 1.5 2 ओवर में समझकर उस पिच की पेस के मुताबिक गेंदबाजी करना भी अश्विन जैसे या जडेजा जैसे महान गेंदबाज जल्दी सीख लेते हैं। तो इस पिच पर जो गति है गेंद करने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रही है। और उसमें हो सकता है पहली इनिंग में अश्विन थोड़ा धीमी गेंद कर गए, और जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर
उस पिच के हिसाब से ठीक गति से गेंद कर रहे थे। अब मैं ये देख रहा हूं कि कल के मैच के हिसाब से कि इजाज पटेल भी अश्विन की तरह थोड़ी गेंद को धीमे करने वाले गेंदबाज हैं, यानी उनको अभी उस पिच पर सही गति से गेंद करने का अभी अगले दिन कल के लिए उनको तय करना है, उनका मन बनना है उस पर। तो इसका फायदा जरूर भारतीय बल्लेबाज उठाएं और जो एक दो खराब गेंदें मिलें वो बाहर जानी ही चाहिए, चौके के लिए या छक्के के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसमें बहुत अति आक्रामकता की जरूरत भी नहीं है, उसमें सिर्फ खराब गेंद का धैर्यता रखते इंतजार करना है और फिर उस पर बड़ा प्रहार करना है। तो अब ये बिल्कुल अपना होता मैं देख रहा हूं। और पंत और शुभमन गिल दोनों बहुत अच्छी और आत्मविश्वास में खेलने आएंगे कल जब वो बल्लेबाजी करने आएंगे। जी जी, एजाज पटेल न्यूजीलैंड के लिए मेरे ख्याल से तुरुप का इक्का है, 5 विकेट वो लेकर गए। मुंबई का मैदान बड़ा पसंद आता है, 18 विकेट ले चुके हैं। लेकिन जो नाम आपने लिया ऋषभ पंत, बहुत सारे लोग हैरान हैं कि दिल्ली की टीम ने आखिर उनको रिटेन क्यों नहीं किया। और बहुत से लोग तो इस पर बैट लगा रहे हैं कि जब ओपन बिडिंग होगी, जब नीलामी होगी आईपीएल की, तो सबसे महंगा कोई प्लेयर रहने वाला है तो वो ऋषभ पंत रहने वाले हैं। और जिस तरह से उन्होंने ये इनिंग खेली है, एजाज पटेल बाकी भारतीय बल्लेबाजों के सिर पे चढ़े हुए थे, लेकिन उनको बिल्कुल बोना बना दिया। और शायद वो तय करके आए थे कि एजाज पटेल को तो कम से कम मैं अपना विकेट नहीं दूंगा। सोडी ने उनका विकेट लिया, वो थोड़ा सा लोग सवाल भी उठा रहे हैं क्योंकि एम्पायर ने फैसला दे दिया था, इसलिए वो रिव्यू के बावजूद उनको जाना पड़ा। लेकिन कई लोगों की नजर में वो आउट नहीं थे और जिस फ्री फ्लोइंग स्टाइल में उन्होंने बैटिंग की है, ऋषभ पंत मेरे ख्याल से आज के दिन के सबसे बड़े हीरो हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें वो हर वक्त जब बल्लेबाजी करने आएंगे या मैदान पर रहेंगे तो वो अपने जो जो उनका अभय स्वभाव है उसके नाते वो हीरो ही रहने वाले हैं, उसमें कोई कोई दो राय नहीं। और जिस एक्सीडेंट के बाद किसी का उभरना, वो तो मानसिक मनोबल आत्मबल का वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वो, तो उसमें कोई दो राय नहीं कि वो हीरो रहेंगे कि नहीं। आईपीएल की आपने बात करी, अभी बहुत बहस चल रही है कि आईपीएल में ऑक्शन होने चाहिए कि नहीं, और उसमें फिर मुद्दा उठ रहा है कि हर टीम के पास जो ऑक्शन के लिए जो पैसा होता है उसकी उस पे एक कैप, उस पे एक लाइन लगनी चाहिए कि नहीं, कि वो किस टीम के पास कितना हो। अब आप अपन इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में देखते हैं कि जो जो अमीर क्लब हैं वो बड़ी टीम बना लेते हैं, और वो बड़ी टीम इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके पास खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा है, और वो बड़े से बड़ा महान खिलाड़ी ले आते हैं और बड़ी से बड़ी कीमत पर, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं इसको जिस हिसाब से मैं देखता हूँ वो ये कि ये तो समय बदलता रहेगा कि पैसा किसी के हाथ के अंदर नहीं रहता, पैसा तो हाथ से निकलता ही रहता है। आज इस क्लब के पास है, कल उस क्लब के पास होगा, परसों किसी और क्लब के पास होगा। हो सकता है इसमें 5 साल लगे, 7 साल लगे, 10 साल लगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो बदलता ही रहेगा। तो इसलिए पैसे के मुद्दे से अलग हटते हैं और ये इस बात पर आते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स ने पंत जैसे खिलाड़ी को क्यों छोड़ दिया, और पंत क्यों जिस टीम से वो अपने अंडर 19 के करियर से आए थे, 7-8 साल लगातार लगन मन से उनके लिए रहे और उनके सबसे बड़े खिलाड़ी रहे दिल्ली कैपिटल्स के, तो वो क्यों जाने को तैयार हुए कि मैं ऑक्शन में चला जाऊं। आप एक चीज बड़ी पते की देखेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी आज तक ऑक्शन में नहीं आए हैं। पंत भी तय कर सकते थे कि मुझे ऑक्शन में नहीं जाना है, जो आपका सबसे बड़ा महंगा खिलाड़ी होगा उससे मेरे को आप ज्यादा पैसे दे दीजिएगा, मैं दिल्ली में ही रहता हूं। लेकिन दिल्ली का जो झंझट है और दिल्ली का जो दुर्भाग्य है वो ये है कि दिल्ली दो मालिकों के बीच में फंसी पड़ी है, दो दिल्ली के दो खसम हैं। इसलिए दिल्ली कैपिटल्स जो है वो
तय नहीं कर पा रही है कि पंत को अपन रखें या पंत को अपन छोड़ें, लेकिन पंत ने ही तय किया है कि पंत अब जाएंगे ऑक्शन में और जो टीम उनके साथ होगा वहां वो अपना भाग्य फिर से आजमाएंगे। पंत को पैसे की दिक्कत नहीं है, अभी वो पैसे के लिए ऑक्शन में नहीं जा रहे, वो एक खुशनुमा माहौल में क्रिकेट खेलना चाहते हैं, एक प्रतिस्पर्धा की जगह में एक अच्छे ड्रेसिंग रूम के माहौल में जाकर अपनी क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो इसलिए मैं इसमें कोई चीज अन्यथा नहीं देखना चाहता, ये सिर्फ एक शुद्ध समय की और परिस्थिति को भांपते हुए पंत ऑक्शन में जा रहे हैं और उम्मीद है कि उनको एक अच्छा नया क्लब मिलेगा जिसमें उनका मन लगेगा और वो मन मुताबिक अपने आत्मविश्वास से अपनी क्रिकेट खेल सकेंगे। जी 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 बिल्कुल। आपने देखिए, आपसे एक सवाल मैंने पूछा और ये कितनी अच्छी बड़ी जानकारी निकल आई। मैं तो चाहता हूं कि एक दिन आपसे हम समय लें और आईपीएल पर खास तौर पर बात करें, उन स्टार्स पे बात करें जो रिटेन किया गया है उस पर बात करें। आज की बात थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं, टॉप ऑर्डर को बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दो हमारे इस साल के टॉप बैट्समैन हैं। 1114 रन जायसवाल ने बनाए हैं, 805 रन गिल ने बनाए हैं, लेकिन रोहित विराट ये इस साल कुछ नहीं कर पाए हैं। तो क्या उम्मीद की जाए, कल मुंबई में साख बचेगी तो क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, नहीं है, या इनके बिना भी टीम इंडिया जीत सकती है? देखिए, एक तो पहले तो मैं ये बात करूं कि एक तो बढ़ती उम्र में बहुत जल्दी एक क्रिकेट की फॉर्म से दूसरी फॉर्म में स्विच कर लेना वो आसान नहीं रहता। आप तीनों क्रिकेट बहुत लंबे समय तक, तीनों फॉर्म ऑफ क्रिकेट बहुत लंबे समय तक नहीं खेल सकते, क्योंकि वो वैसा अपने आप को, अपनी मानसिकता को ढालना पड़ता है। तो उसके लिए अब मैं जो जो सच्चे मन से कह रहा हूं वो ये कि अब रोहित और विराट के पास ज्यादा समय वैसा बचा नहीं है, लेकिन वहीं पर यशस्वी और शुभमन गिल, इनके पास बहुत समय है अभी, और ये लोग जितना क्रिकेट खेलेंगे और जितनी जल्दी अपनी क्रिकेट को समय, परिस्थिति और स्थिति के हिसाब से ढालने के लिए इनके पास समय है, इनके पास और सब बातों से अलग एक फोकस है जो ये लोग अपना बिल्कुल तय कर सकते हैं। इसलिए मैं इसमें कोई दो राय नहीं देखता हूं, और मैं ये देखता हूं कि भारतीय टीम कल जीत की ओर अग्रसर हो रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने जैसा कहा कि जीत की ओर अग्रसर हो रही है, ये आपको देखने वाले सुनने वाले संतोष कुमार जी हैं, और इन्होंने लिखा है कि भारत जीतेगा। ये मेरे ख्याल से टीम इन्होंने इंडिया नहीं, भविष्यवाणी कर दी है, भविष्यवाणी कर दी है, शायद आपको और सुनते हुए और संतोष के साथ की है, संतोष के साथ इन्होंने की है, और इनका भी बहुत आभार। और आपने तो कह ही दिया है कि आप तो चिर आशावादी हैं, और उसी से हमें भी जोश मिलता है। और कम से कम एक जो इस सीजन का मेरे ख्याल से इस साल का भारत में आखिरी टेस्ट मैच है ये, क्योंकि इसके बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगी, तो इस साल कोई टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिलेगा। वानखेड़े में 1000 दिन के बाद ये मैच हो रहा है। कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि रोहित शर्मा का अपने घरेलू मैदान पर ये आखिरी टेस्ट मैच हो, क्योंकि अगर दोबारा कैलेंडर में 1000 दिन के बाद मैच होता है तो शायद रोहित शर्मा तब तक टीम में होंगे या नहीं होंगे, किस रोल में होंगे, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। और सारे लोग इनको मुंबई शाह राजा राजा कह रहे हैं, तो राजा की विदाई जीत के साथ हो तो बड़ा अच्छा लगेगा। सर, हम आपसे कहेंगे कि कल भी आप हमें समय दें। देखिए, राजा की विदाई नहीं होती, राजा तो एक बार राजा हो जाता है तो वो तो सिर्फ फिर अपने अपने क्या कहते हैं उसको, राजगद्दी से अलग हटता है। तो राजा तो वो रहेंगे, जो उन्होंने किया वो अपन कोई नकार नहीं सकते हैं। राजा तो मुंबई से राजा रोहित आए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो रहेंगे। लेकिन हाँ, अपनी राजगद्दी से तो सबको हटना है अलग, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो खुशी से अपना समय
अपनी इज्जत, अपना मान रखते हुए वो जाएंगे तो सदियों सदियों तक याद रखे जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। जी जी बिल्कुल, अभी ये मैच ऐसा है कि इसको मुट्ठी में लिया जा सकता है और आपकी तरह हम भी बिल्कुल आशा लगाए बैठे हैं। और कल फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सर कि कल मैच के बाद हम लोग फिर चर्चा करें। न्यूजीलैंड टीम की भी बात करेंगे, थोड़ी सी बात उनकी भी होनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से भारत को घर में आके चैलेंज किया है, बहुत दिनों से ऐसा कोई टीम बिल्कुल, कर मुझे मुझे तो अपने अपने समय में याद नहीं। हाँ, वो कह सकते हैं कि मेरे पिताजी चाचा जी के समय जरूर ऐसा होता था कि अपन भारतीय घरेलू भूमि पे टेस्ट मैच ड्रॉ भी करा लेते थे, तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से, तो अपने को बड़ी तसल्ली शांति मिलती थी। लेकिन अपन ने तो, मेरी अपनी आंखों के सामने तो भारतीय टीम को जीतते ही देखा है। तो ये पहली न्यूजीलैंड की टीम है जो इस स्थिति में है कि एक टेस्ट श्रृंखला खत्म होने के एक दिन पहले तक तीनों टेस्ट जीतने की स्थिति में है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि अपन 150 रन तो कम से कम बना ही लेंगे यार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही उम्मीद है हमें और यही आशा है। और आपकी भविष्यवाणियां लगातार सही होती हैं, इस बार भी हम चाहेंगे कि सही सही हो। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया, बात की। कल फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें समय दें। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद।